नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज पैसे के बारे में। पैसा संपत्ति जो आज तक किसी का नहीं हुआ, पर फिर भी अमीर से लेकर गरीब तक हर कोई इसका दीवाना है। पैसा जो हमें जंगलों से उठाकर महलों, इमारतों, पक्के मकानों में लाकर खड़ा कर दिया और एक अस्थायी जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। एक कागज के टुकड़े ने हमारे जीवन को इस तरह से प्रभावित किया कि आज हम इसके मोहताज बन के रह गए हैं। प्रत्येक सेक्टर में काम करने वाला इंसान, चाहे वो गरीब हो या अमीर, हर कोई इसी पैसे के पीछे भाग रहा है। कभी आपने सोचा है कि एक कागज का टुकड़ा जिसे हमने ही बनाया, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं, पर फिर भी आज हम इसके गुलाम बन चुके हैं। आखिर ये पैसा इतना ताकतवर कैसे बना? क्या है इसकी कहानी? क्या है इसका इतिहास? तो चलिए ले चलते हैं आपको एक ऐसे सफर पे जिसमें हम जानेंगे कि पैसा कब, क्यों, कहाँ और कैसे आया। सोने चांदी के सिक्कों से लेकर कागज के नोट, डिजिटल मनी, ई मनी, बिटकॉइन तक के सफर को पैसे ने कैसे पूरा किया है। हिस्ट्री ऑफ मनी। पैसे के इतिहास को हमने मुख्यतः 6 भागों में बांटा है। इसमें से पहला नंबर पे आता है बार्टर सिस्टम, दूसरा कमोडिटी मनी, तीसरा सिक्कों का जन्म, चौथा कागज के नोट, पांचवा डिजिटल मनी या ई मनी और अंत में छठा बिटकॉइन। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। इस प्रणाली में वस्तु को लिया और दिया जाता था। इस प्रणाली की शुरुआत मेसोपोटामिया के क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा किया गया था। ये बात है लगभग 16 से 17 हजार वर्ष पहले की, जब हम छोटे छोटे कबीले में रहा करते थे और हमारे जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत केवल शिकार था। हमें हर रोज शिकार करना पड़ता था। कोई ऐसा दिन न था जिस दिन हम शिकार के खोज में न निकले, लेकिन हमेशा प्रचुर मात्रा में शिकार नहीं मिल पाता था। ऐसे में हमें कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता था और इसी शिकार की कमी और भूख के कारण एक कबीले दूसरे कबीले से जुड़े। शुरुआत में तो हम एक दूसरे से छीन कर शिकार ले लिया करते थे, लेकिन शिकार को छीन कर आखिर कब तक लिया जा सकता था। थोड़ी चेतना जागृत होने के बाद हमारे अंदर कुछ समझदारियां बढ़ी और हमने शिकार को देना और लेना सीखा। धीरे धीरे करके हम मांस के बदले दूसरे जानवरों का मांस, हड्डियां, हथियार, औजार इत्यादि का आदान प्रदान शुरू किया। ऐसे में जन्म होता है बार्टर सिस्टम की। धीरे धीरे हमारी आबादी बढ़ी। आबादी बढ़ने के साथ साथ आवश्यकताएं भी बढ़ी। हमने खेती करना प्रारंभ किया, पशुओं को पालना शुरू किया और अस्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। अब हमारे पास लेने और देने के लिए कई सारी वस्तुएं उपलब्ध थी, जिससे हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और वो था व्यापार। कई अरसों बाद अब हम व्यापार करना पूर्णतः सीख चुके थे, लेकिन बीतते समय के साथ व्यापार करने में भी अनेक परेशानियां सामने आई, और वो भी बार्टर सिस्टम की वजह से। धीरे धीरे हमारी आबादी बढ़ी। आबादी बढ़ने के साथ साथ वस्तुओं की मांगें भी बढ़ी और बार्टर सिस्टम की प्रमुख कमियां उभर कर सामने आई। जिसमें से पहली कमी थी कि वस्तुओं के आंकड़ों को संरक्षित रखना। किस व्यक्ति को क्या दिया गया है, कितनी मात्रा में दिया गया है, कितना सामान उससे लेना है, कब लेना है, इस तरह के आंकड़ों को सुरक्षित रखना बेहद ही जरूरी था, और इन्हें याद रखने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में हमने मिट्टी के टुकड़े पर उसे उकेरना शुरू किया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती थी। उस पर लिखने में भी बहुत समय लगता था और उसे लिखना आसान नहीं होता था। इसके लिए हमें अनेक चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता था, जो कि मुश्किल काम था। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्तियों के बीच तभी व्यापार हो पाता था जब वो दोनों व्यापार करने के लिए राजी हों और उनके पास उन दोनों की आवश्यकता अनुसार सामग्री उपलब्ध हो, तभी व्यापार हो पाता था। अन्यथा व्यापार करना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता था। इस तरह से हमने इस कमी को दूर करने के लिए कुछ गिने चुने वस्तुओं को पैसे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और वो कहलाया कमोडिटी मनी। इस प्रकार जन्म होता है कमोडिटी मनी की। उस समय के इंसान ने
हर उस चीज़ को कमोडिटी मनी के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया जो कि मूल्यवान थी और नायाब थी और जिनका उपयोग लगभग कॉमन था, यानी हर कोई करता था। उस समय की कमोडिटी मनी में कुछ पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, कुछ हथियार, चाकू, तलवार, भाला, तीर, धनुष, कुछ खाद्य पदार्थें, अल्कोहल, तंबाकू, इसके अतिरिक्त मोर का पंख, कौरी सेल्स, राई स्टोन जैसी चीज़ों का उपयोग किया जाता था। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है राई स्टोन। राई स्टोन जो हमारे शरीर के बराबर लगभग 5 टन का होता था और बहुत ही भारी होता था। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन फिर भी उस ज़माने में इस स्टोन से व्यापार किया जाता था। कमोडिटी मनी ने तो हमारे जीवन को बेहद आसान कर दिया, परंतु बीतते समय के साथ इस कमोडिटी मनी की भी अनेक समस्याएं सामने उभर कर आईं। कुछ कमोडिटी मनी ऐसी थी जो बीतते समय के साथ खराब हो जाती थी, जैसे तंबाकू, कुछ खाद्य पदार्थें, अल्कोहल। इसके अतिरिक्त कुछ कमोडिटी मनी ऐसी थी जो बीतते समय के साथ मूल्यवान नहीं रह जाती थी, उनकी योग्यता कम हो जाती थी, जैसे कुछ जानवर, गाय, भैंस, घोड़ा इत्यादि। इतना ही नहीं, कमोडिटी मनी की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हर एक कमोडिटी मनी अपने आप में कुछ खास मूल्य रखती थी और हर कोई अपनी अपनी कमोडिटी मनी को ज़्यादा मूल्यवान बताने लगा, जिससे हर कोई अपनी अपनी कमोडिटी मनी के बदले लोगों से ज़्यादा वस्तुओं का डिमांड करने लगा। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो सभी कमोडिटी मनी के साथ साथ सभी वस्तुओं का एक मूल्य निर्धारित कर सके, इसका खुद का कोई वैल्यू हो। इन्हीं आवश्यकताओं ने जन्म दिया सिक्के को। 1000 BC माना जाता है कि चाइनीजों द्वारा विश्व का सबसे पहला सिक्का इसी समय बनाया गया था, लेकिन सिक्कों का इतिहास तो बेहद ही पुराना है। इतिहासकारों की माने तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक का है, उस समय भी सिक्कों का प्रचलन था। उस समय के सिक्के को इतिहासकारों ने आहत सिक्के का नाम दिया है, क्योंकि वे सिक्के पीट कर या ठप्पा मार कर बनाए जाते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का और 1000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक के बीच में जितने भी सिक्कों को बनाया गया वो सभी प्रचलित नहीं हुए। 600 BC इसी समय सिक्कों का प्रचलन सबसे ज़्यादा हुआ था। ध्यान से देखिए इस सिक्के को, यह है द लाइडियन स्टेटर। माना जाता है कि विश्व का सबसे पहला सिक्का यही है। इस सिक्के को बनाने के लिए सोने एवं चांदी को पिघलाकर ढाला जाता था और उस पर बैल और शेर का चित्र उकेरा जाता था। ध्यान से देखिए इसे, इस पे बैल और शेर का चित्र स्पष्ट रूप से नजर आता है। यह सिक्का इस तरह से प्रचलित हुआ कि इसके बाद तो मानो सिक्के की होड़ सी लग गई। उस समय के प्रत्येक राजा महाराजाओं ने अपने अपने नाम के सिक्के बनवाए और उसे प्रचलित किया। इसके बाद कुछ चमड़े के सिक्के भी बने। सबसे पहला चमड़ा का सिक्का रोमनों द्वारा बनवाया गया था और भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले चमड़े का सिक्का बनवाया था। लेकिन बाद में ये चमड़े के सिक्के बंद हो गए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ता था, जबकि इसके मुकाबले सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के बेहद ही ज़्यादा मूल्यवान थी और लोग उसे ही ज़्यादा पसंद करते थे। इस सिक्कों ने तो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ व्यापार में इजाफा। पिछली जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितनी भी समस्याएं थी, इस सिक्के ने चुटकी में सॉल्व कर दिया। 500 AD इस समय व्यापार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोग अब समुद्री रास्ते से व्यापार करना शुरू कर दिए थे। अब व्यापार बड़े लेवल पे किया जाने लगा था, जिससे इस सिक्कों की नई प्रॉब्लम सामने उभर कर आती हैं। जितना बड़ा व्यापार मतलब उतना ज़्यादा सिक्कों का कलेक्शन, और जितना ज़्यादा सिक्का मतलब उतना ज़्यादा उसका वजन और गिनने में परेशानी। ज़्यादा बड़े लेवल व्यापार करने से सिक्कों की कलेक्शन भी भारी मात्रा में होती थी, जिससे उनके ट्रांसपोर्टेशन
और गिनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इतना ही नहीं, ये सिक्के रखने के लिए स्थान भी बहुत ज़्यादा घेरते थे और इनकी चोरी होने की खतरा भी बनी रहती थी। ऐसे में हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो वजन में हल्का हो, जिसे आसानी से छुपा के रखा जा सके और जो गिनने में परेशानी उत्पन्न न करे और जिसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी से किया जा सके। 1279 AD मंगोलियन चाइनीज का शासक जंगीज खां का पोता कुबला खान, जिसने बार्क ट्री की छाल से विश्व का सबसे पहला पेपर मनी बनाया और इसे चाओ नाम दिया गया। कुबला खान लोगों के हीरे जवाहरात, सोने चांदी के सिक्कों के बदले केवल एक कागज का टुकड़ा थमा देता था। इतनी महंगी वस्तुओं के बदले लोग एक कागज का टुकड़ा क्यों ले? ऐसे में जो इस कुबला खां के पेपर मनी का बहिष्कार करता था उसे जान से मार दिया जाता था। इस तरह के प्रयासों से चाइना में पेपर मनी बहुत जल्दी प्रचलन में आई। हालांकि थी तो यह पेपर मनी, लेकिन इसे कहते हैं IOU, यानी मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मंगोलों ने इसे कुबला खां के दरबार में मार्को पोलो को दिखाया। मार्को पोलो इसे देख बेहद ही चकित रह गए। अब लोग इसी IOU से व्यापार करना शुरू कर दिए। इस तरह से जन्म होता है पेपर मनी की। अब लोग सोना चांदी से व्यापार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक तो ये भारी होती थी, दूसरे में इनकी चोरी होने की खतरा बनी रहती थी। ऐसे में लोग अब IOU से ही व्यापार करना शुरू कर दिए और इसी बात का फ़ायदा कुछ लोगों ने उठाया और लोगों से उनके सोने चांदी के सिक्के लेना प्रारंभ कर दिए और बदले में उन्हें IOU उधार में देते थे। इस तरह से छोटे छोटे बैंक अस्तित्व में आए। अब ये बैंक जितनी मर्जी उतनी ज़्यादा मात्रा में पेपर मनी को छापते थे और लोगों को उसको उधार देते थे और उनके सोने चांदी के सिक्के ले लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके पेपर मनी इतनी ज़्यादा मात्रा में छापी गई कि शहरों में पेपर मनी की होड़ सी लग गई। जब शहर में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक नई समस्या सामने आती है। वो थी इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। लोगों को जब इस बात का पता चला कि उनके IOU की वैल्यू कम हो गई है तो लोग तुरंत बैंकों की तरफ भागे और बैंकों से अपने IOU के बदले सोने एवं चांदी के सिक्कों की मांग करने लगे। लेकिन शहर में जितनी ज़्यादा मात्रा में पेपर मनी को छापी गई थी, उतनी ज़्यादा मात्रा में सोने एवं चांदी के सिक्के मौजूद नहीं थे। ऐसे में बैंकों ने खुद को दिवालिया घोषित किया और वहाँ से भाग खड़े हुए। परिणाम स्वरूप लोगों का बैंकों से पूरी तरह से भरोसा उठ गया और लोग अपने सिक्के को छुपा कर रखने लगे। इससे एक बहुत बड़ी समस्या सामने उभर कर आती है, वो था व्यापार में मनी एक्सचेंज में बहुत बड़ी कमी, जिससे अनेक कठिनाइयाँ सामने आ खड़ी हुई। 1816 ब्रिटेन लंदन। 1816 में ब्रिटेन एक नया लॉ लेके सामने आता है कि जितनी ज़्यादा मात्रा में हमारे पास गोल्ड होगा, हम उतनी ही ज़्यादा मात्रा में पेपर मनी को छापेंगे, जिससे देश में पेपर मनी की संख्या ज़्यादा ना हो और महंगाई न बढ़े। यह तकनीक काम कर गई और फिर क्या था, हर देश ने लगभग अपने अपने गोल्ड के अनुसार पेपर मनी को जारी कर दिया। साल 1900 के आते आते यूनाइटेड स्टेट ने भी इस स्टैंडर्ड को फॉलो किया और इसे अपनाया। अब क्या था, पेपर मनी एक नई रूपरेखा लेके एक नया नियम के तहत बाजार में उतरी और उतरते ही धूम मचा दिया। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होता है। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारी मांगे भी बढ़ी, लेकिन देश में गोल्ड की संख्या नहीं बढ़ी थी, जिससे उसी गोल्ड के अनुसार पेपर मनी को छापा जाता था। ऐसे में कुछ अरसे बाद जब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ तो देश में पैसे की कमी भी तेज़ी से दिखनी शुरू हुई। जब देश में पैसा ज़्यादा हो तो होता है इन्फ्लेशन, लेकिन जब देश में पैसा कम हो तो होता है डिफ्लेशन, जो कि इन्फ्लेशन से बेहद ज़्यादा खतरनाक होता है। साल 1929 से लेकर 1930 उस समय USA में डिफ्लेशन की वजह से आर्थिक मंदी चल रही थी
लोगों के पास ना ही रोजगार था और ना ही पैसा। इस गंभीरता को देखते हुए यूएसए के तत्कालीन प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट ने 1933 ईस्वी में गोल्ड और पेपर मनी के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब जितनी चाहे उतनी मात्रा में पेपर मनी को छापा जा सकता था। फिर क्या था, बैंक इसका फ़ायदा उठाना बहुत पहले से जानते थे। लेकिन देश में पैसा ज़्यादा ना हो और महंगाई ना बढ़े, इसके लिए यूएसए ने सेंट्रल बैंक ऑफ फेड को बनाया। अब पैसा का एक नया रूप सामने आया, वो थी फिएट मनी। जो कुछ भी था वह केवल एक कागज़ का टुकड़ा ही रह गया था। अब यही एक भरोसा था जो हमें बताता था कि अगर हम इसे बाज़ार में लेके जाएंगे तो इसके बदले हमें कुछ मिलेगा। सब कुछ एक कागज़ का टुकड़ा बन के रह गया। अब यह पेपर मनी आसानी से गिनी जा सकती थी, वजन में हल्की थी, जिससे इसके ट्रांसपोर्टेशन में किसी प्रकार के दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। पिछली जितनी भी समस्याएं थीं उन सभी को पेपर मनी ने आसानी से दूर कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की आवश्यकता कभी नहीं पूरी होती, ये दिन पर दिन बढ़ती जाती है। हमने अपने आप को इस सांसारिक मायाजाल में इस तरह से बांध लिया कि हमें कहीं आने जाने तक की भी फुर्सत नहीं रहती। हम इतने व्यस्त हो गए कि हमें बैठ के पैसे गिनने तक का फुर्सत नहीं रहता, पहुंचाने तक का फुर्सत नहीं रहता। परिणाम स्वरूप हमारी आवश्यकताओं ने एक नई मनी को जन्म दिया और वो थी डिजिटल मनी यानी ई मनी। अब हम लाखों का ट्रांजैक्शन बस कुछ सेकंड में कर सकते हैं। हमें किसी भी तरह की शॉपिंग करनी हो या बाजार जाना हो, साथ में पैसे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बस हाथ में एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे दिखाया गया बस कुछ चंद अंक ही आज का पैसा बन गया है। आज इस मोबाइल फ़ोन के जरिए हम किसी भी तरह के डिजिटल मनी को दूसरे अकाउंट में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी कुछ चंद सेकंड में। लेकिन इस मनी की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है हैकिंग। ऐसे तो डिजिटल मनी को हैक नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। आज हैकिंग के जरिए अनेक साइबर क्राइम हो रहे हैं, इसे रोकना बहुत ही मुश्किल है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए लॉन्च होता है बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी। इसका पेपर मनी, डिजिटल मनी और गवर्नमेंट रूल से कोई मतलब नहीं है। हम तो बस इसके फाउंडर के नाम जानते हैं, वो है सतोशी नाकामोटो। बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी पर कोई भी गवर्नमेंट रूल लागू नहीं होता, जिससे आज के समय में इनलीगल ट्रांजैक्शन में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। लाखों करोड़ों अरबों का ट्रांजैक्शन बस कुछ सेकंड में। शुरुआत में तो एक बिटकॉइन $0 के बराबर थी, लेकिन 2023 के आते आते एक बिटकॉइन की वैल्यू $29,773 के बराबर हो गई। और इसे रुपये में कन्वर्ट करें तो एक बिटकॉइन की वैल्यू 31,60,562 रुपया होता है। अब यह बिटकॉइन अमीर बनने की तरकीब है या कुछ और, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। अभी तो हम डिजिटल मनी के दौर में ही जी रहे हैं। बिटकॉइन की तो अभी शुरुआत हुई है। यह बिटकॉइन कितनी ज़्यादा हमारे लिए आसान साबित होगा या कितनी ज़्यादा मुश्किलें खड़ा करेगा, ये तो भविष्य में ही आकर पता लगेगा। इतिहास से लेकर वर्तमान तक पैसे ने अपनी कई रूपरेखाएं बदली और आज इतना बड़ा बन चुका है। इतिहास में पैसा जब अस्तित्व में आता है तो अपने साथ साथ एक नई चीज़ लेके आता है, वो थी पैसे की भूख। हम इंसानों के अंदर पैसे की भूख इतनी है कि आज हम इस दौर में पैसे के लिए किसी को जान से मारने तक की सोच सकते हैं। मारने तक की सोचना क्या, मार भी देते हैं। आज के समय में पैसा ही सबसे बड़ा माना जाता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे